आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th हिंदी मंजरी बुक का पाठ 18 नीड़ का निर्माण फिर कविता के प्रश्न अभ्यास। आपको इस कविता की व्याख्या जाननी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ करने को प्रश्न एक। कुछ करने को का प्रश्न एक। आशावान व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता है। पराजित यानी कभी हारता नहीं है। इस विषय पर कक्षा में भाषण प्रतियोगिता आयोजित कीजिए। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। आप अपना भाषण में इन बिंदुओं को लिख सकते हैं, जैसे आशा मनुष्य का शुभ संकल्प है, प्राणियों में वह अमृत समान है। जैसे सारा वनस्पति जगत सूर्य से प्रेरणा पाता है, वैसे ही मनुष्य में आशाएं ही पूर्ण शक्ति का संचार करती हैं। मनुष्य की प्रत्येक उन्नति, जीवन की सफलता, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का संचार आशाओं द्वारा ही होता है। क्योंकि आशाएं न होती तो संसार नीरस, अव्यक्त और निश्चेष सा दिखाई देता। आशावान व्यक्ति कभी पराजित नहीं हो सकता। आशाएं जीवन का शुभ लक्षण हैं। इनके सहारे मनुष्य घोर से घोर विपत्ति में भी, यानी कितनी भी ज्यादा कठिनाई आ जाए, उसे वो हंसते हंसते जीत लेता है। जो केवल दुनिया में रोना रोते रहते हैं, उन्हें अर्धअमृत ही समझना चाहिए। किंतु आशावान व्यक्ति पौरुष के लिए सदैव समुद्र रहता है। वह हाथ में फावड़ा लेकर टूट पड़ता है, खेतों में मिट्टी से सोना पैदा कर लेता है। आशावान व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है और वह औरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वो कभी भी औरों के आगे अपना हाथ नहीं फैलाता, औरों को जीवन देता है, औरों का सहायता करता है और उसके अंदर एक आशा की किरण हमेशा जीवित रहती है, जिससे वो कभी भी दूसरों पर आश्रित नहीं होता। विद्वान विचारक स्वेट मॉडर्न ने लिखा है, निराशावाद भयंकर राक्षस है जो हमारे नाश की ताक में बैठा रहता है। निराशावादी प्रगति की भावना का त्याग कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो आशा ही नहीं होती। यदि कभी उन्नति करने का कुछ ख्याल आया भी हो तो विपत्तियों का पहाड़ टूटना उनको दिखाई देने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट जाएगा। कार्य आरंभ नहीं हुआ कि चिंताओं के बादल मंडराने लगे, पर आशावादी व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होकर कार्य शुरू करता है। गतिमान बने रहने के लिए मुसीबतों को सहायक मानकर चलता है, कि उसे पता है कि मुसीबत जो है, कठिनाइयां जो हैं, वो आएंगी ही आएंगी। उत्साहपूर्वक अंत तक वो पूर्व नियोजित कार्य में मग्न रहता है और इसी के साथ उसकी आशाएं फलती हैं और वो सफलता प्राप्त करता है। प्रश्न 2 विद्यार्थियों को स्वयं करना है और उसमें उसे चित्र स्वयं बनाना है। विचार और कल्पना प्रश्न 1। विचार और कल्पना का प्रश्न 1। जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही मनुष्य अपने पक्के मकान बनाता है। बताइए, एक मकान के निर्माण में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है, एक मकान के निर्माण में पक्की ईंटें, सीमेंट, रेत, सरिया, लकड़ी, पानी आदि की आवश्यकता होती है। प्रश्न 2। आशा ही जीवन है, इस पर 10 पंक्तियां लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। आशा ही जीवन है, जबकि निराशा मृत्यु। संसार के सारे बड़े बड़े रचनात्मक कार्य आशावान, साहसी लोगों ने ही किए हैं। आशा व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। मनुष्य का भविष्य के प्रति आशावान होकर कार्य करना ही उचित होता है। यदि हम अपने इतिहास उठाकर देखें तो पता चलेगा कि सभी पराक्रमी महापुरुष
आशावादी थे। उन सबका दृष्टिकोण सकारात्मक था, यानी पॉजिटिव था। आशा का पतवार लेकर बड़े बड़े नाविकों ने महाद्वीपों का पता लगाया। इसके प्रतिकूल निराशा का जीवन नाश करने वाली और मनोबल गिराने वाली होती है। अतः हमें आशावादी होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 3, इसे विद्यार्थियों को स्वयं करना है। कविता से इसका प्रश्न 1, नेह का आवाहन फिर से कवि का क्या आशय है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, नेह का आवाहन फिर से कवि का आशय है कि स्नेह यानी आशा से युक्त होकर नए सृजन कार्य में व्यस्त होना। जो नया कार्य है उसमें आशापूर्ण होकर ही काम करने से उसमें सफलता प्राप्त होती है। प्रश्न 2, निराशा में आशा का संचार किस रूप से होता है? तो इसका उत्तर, कवि के अनुसार निराशा में आशा का संचार प्रेम और स्नेह के रूप में होता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित भाव किन पंक्तियों में आए हैं? यानी यहाँ पर जो भाव दिए गए हैं वो कविता की किन पंक्तियों का आशय है? तो पंक्तियां हैं, घोर तूफान और रात्रि के कष्टों से भयभीत जन में उषा अपनी सुनहरी किरणों से नई आशा भर देती है। तो इसका उत्तर है, रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। अगला है ख, तेज आंधी के झोंकों के चलने से जब बड़े बड़े पेड़ पर्वत कांपने लगते हैं, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, तब तिनकों से बने हुए घोंसलों की क्या स्थिति होगी? तो ये कविता की पंक्तियां हैं, बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़े पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपर, हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। कविता से का प्रश्न 4, सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने किससे की है? तो इसका उत्तर है, सतत संघर्ष और निर्माण की क्रिया की उपमा कवि ने नीड़ के निर्माण फिर और नेह का आवाहन फिर से की है। प्रश्न 5, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हैं, हमें उनका भाव यानी अर्थ लिखना है। पहला है का, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। तो इसके भाव इस प्रकार होंगे, धूल युक्त बादलों ने धरती पर इस प्रकार डेरा डाला है मानो दिन रात में बदल गया हो और रात का अंधकार और बढ़ गया हो। ख, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। तो विहंगम होता है पक्षी, इसके भाव होंगे, आशा रूपी पक्षी तो अब तक कहाँ छिपा था, जो आकाश पर चढ़कर गर्व से बार बार सीना तानता है। भाषा की बात का प्रश्न 1, भाषा की बात, इसका प्रश्न 1, धुली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा में धा धा और भा भा की आवृत्ति हुई है। इस पंक्ति में एक सरसता आ गई है, बताइए यहाँ किस प्रकार का अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक अक्षर ध ध बार बार आया है। प्रश्न 2, कविता में फिर जन जन तथा कण कण पुनरुक्त शब्द हैं, इनका प्रयोग हुआ है। फिर निर्माण करने की क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है, जबकि जन जन से प्रत्येक जन यानी मनुष्य
और कण कण से प्रत्येक कण का बोध हो रहा है। इसी प्रकार नीचे लिखे पुनरुक्त शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला दिया है घर घर। राम के राज्य अभिषेक पर अवध में घर घर खुशियां मनाई गईं। क्षण क्षण, युद्ध के मोर्चे पर क्षण क्षण की खबर रखनी पड़ती है। धीरे धीरे, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत पुराना है। भाषा की बात का प्रश्न 3। इस कविता को पढ़िए। दुख की पिछली रजनी बीच विकसित सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुखगात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा संपादित विश्व महान। यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान। तो इस कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखना है। शब्द हैं रजनी, रजनी कहते हैं रात को। नवल होता है नया। प्रभात कहते हैं सवेरा को, सुबह को। गात होता है शरीर। ज्वाला मतलब अग्नि, आग। संपादित कहते हैं धड़कने को। जीवित होता है धड़कना या फिर जीवित होना। और भूमा कहते हैं ऐश्वर्य को। ख, इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, कवि कहते हैं कि दुख की रात्रि में ही कहीं सुख का नया सवेरा जन्म लेता है। यह एक झीना, झीना यानी महीन पर्दा है, जिसने दुख रूपी नीले निशान के पीछे सुख रूपी शरीर को छिपा रखा है। जिसे मनुष्य अभिशाप समझता है, वही जगत की ज्वाला रूपी जीवन का मूल होता है। ईश्वर के इस रहस्य रूपी वरदान को भूलना नहीं चाहिए। जीते जागते विशाल विश्व में अनेक विषमताएं हैं जो जग की पीड़ा का कारण है। दुख या सुख के विकास का सत्य है और यही ऐश्वर्य का दान है। ग, कविता पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाइए। तो इसके कुछ प्रश्न निम्न हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसित सुख का नवल प्रभात से क्या तात्पर्य है? जग की पीड़ा का क्या कारण है? घ, कविता को उचित शीर्षक दीजिए। तो आप इसमें सुख दुख दे सकते हैं या फिर आप अपने अनुसार कोई और शीर्षक भी चुन सकते हैं। तो ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। आपको कैसे लगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस कविता की व्याख्या जाननी है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस किताब से जुड़े हुए सारे पाठों की प्लेलिस्ट लिंक भी आपको वहाँ मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उन्हें भी देख सकते हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको सारे न्यू अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।